एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया गया था। अभी थ्योरी डिस्कशन चल रहा है, तो आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो अगला क्लास आएगा उसमें हम लोग इस यूनिट से टोटल 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस के साथ अध्ययन करेंगे। तो क्लास की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से बराबर मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं नोट्स को लेकर के। तो मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को पहले क्लास में बताया कि नोट्स के ऊपर काम चल रहा है, इसको और ज़्यादा इन्हांस करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके और क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8-10 दिन का टाइम मुझे दीजिए ताकि एक अच्छा और बेहतर एक ई गाइड बुक प्रिपेयर किया जा सके और आप सभी लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल करवाया जा सके। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 8 से 10 दिनों का टाइम लीजिए थोड़ा सा, तब तक आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जीएस के पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डीएलएड के क्लासेस आते रहेंगे और मेरा ज़्यादा फोकस अभी नोट्स बनाने के ऊपर है। तो जितना जल्दी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी और आप सभी को अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग नोट्स के लिए बिना वजह परेशान नहीं होइएगा और मैसेज कॉल्स इन सब चीज़ों से भी बच के रहिएगा। अब हम लोग आज के इस क्लास में बढ़ेंगे। पिछले क्लास से आगे, पिछला क्लास हम लोगों ने एंड किया था यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज के इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूनिट फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। इस टॉपिक से निश्चित रूप से कम 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, ब्लूम्स जो है, ब्लूम एक नाम है, एक शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक का नाम है। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे। इनका पूरा नाम बेंजामिन एस ब्लूम था। ठीक है, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। हालांकि इनके जो कुछ शिष्य थे, इनके साथ जो सहयोगीकर्ता के रूप में काम करते थे, उन्होंने इनके इस टैक्सोनॉमी को आगे और इम्प्रोवाइज़ किया और 2001 में इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन भी आया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझेंगे और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और ब्लूम ने मुख्य रूप से बच्चों के असेसमेंट के ऊपर रिसर्च किया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, सीखने के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, ज्ञान के कौन कौन से आयाम होते हैं। और इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ नॉलेज दिया था। ठीक है, 3 डोमेन इन्होंने बताया और इन 3 डोमेन के ऊपर फिर आगे उन्होंने अलग अलग स्तर का निर्माण किया और उसी स्तर के अनुसार से बच्चों के असेसमेंट को हम लोग आज भी देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन का हो या किसी और एग्जामिनेशन का, उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो ब्लूप्रिंट बनता है, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही योगदान होता है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ जो लेवल्स हैं, उन्हीं लेवल के आधार पर चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है और कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन शॉर्ट टाइप बनेगा, लॉन्ग टाइप बनेगा, ये सब डिसीजन ब्लूप्रिंट के द्वारा ही लिया जाता है। ब्लूप्रिंट निर्माण होने के बाद अलग अलग क्राइटेरिया में, जैसे नॉलेज बेस्ड है ना, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, सिंथेसिस बेस्ड, इस तरह अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के प्रिपेयर होने के बाद फिर उनकी एक तरह से आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, एक टीम बनती है जो क्वेश्चन पेपर बनाती है, अलग अलग क्वेश्चन सेट करती है अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट, और फिर एक दूसरी टीम बनती है जो उसको फिल्टर करती है, कौन सा प्रश्न रहेगा, कौन सा प्रश्न नहीं रहेगा, कठिनाई का स्तर क्या होगा। ठीक है, तो ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी बनाई उसमें उन्होंने इसी तरह से अलग अलग लेवल्स बताएं, अलग अलग स्तर बताएं। तो इसको हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। और सबसे मुख्य चीज़ जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, ये 3 डोमेन्स आप लोगों को याद रखने हैं।
कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। और इन डोमेन्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे। आप लोगों को याद रखना है कैप, CAP, कैप, कैप मीन्स टोपी। और कैप का यहाँ पे फुल फॉर्म अगर करेंगे तो C फॉर कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा, है ना। कॉग्निटिव डोमेन हमारे मस्तिष्क से, हमारे संज्ञान से संबंधित है, ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। और इनको समझने के लिए इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि किससे ये संबंधित है, इसके लिए आपको 3H फॉर्मूला भी याद रखना होगा, ठीक है, 3H फॉर्मूला। अब ये फर्स्ट H जो है वह हेड को इंगित करता है, हेड, सिर को। ये कॉग्निटिव डोमेन हमारा जो है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र को इंगित करता है और ज्ञान हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट H स्टैंड्स फॉर हेड। और दूसरा देखिए कैप का A लेटर जो है ये इंडिकेट करता है आपका अफेक्टिव डोमेन का, अफेक्टिव, अफेक्शन, भाव, है ना, भावात्मक क्षेत्र। और भावात्मक क्षेत्र दूसरा जो H है ये इंडिकेट करता है हार्ट, हृदय, दिल को, है ना। कहते हैं हम लोग दिल से महसूस करते हैं, तो दिल को एक तरह से भाव का स्थान दिया गया है, ठीक है, भावनाएं दिल से जुड़ी होती हैं। तो ये दूसरा जो H है ये हार्ट से संबंधित है। तीसरा है आपका CAP का P लेटर है। P लेटर स्टैंड्स फॉर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर के स्पेलिंग देखेंगे PSY है ना, PSYCHOMOTOR, PSYCHE, ये एक वर्ड है साइकी, ठीक है। साइकी का मतलब होता है मन, और इसी से बना है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और यहाँ पर साइकोमोटर है। साइकी का मतलब हो गया मन, मोटर का मतलब हो गया हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हमारा हाथ है, हमारा पैर है ना, सिर है, धड़ है। तो ये सारे जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं बाल विकास के दौरान, मानव विकास में हम लोगों ने देखा कि एक बच्चे का विकास जब जन्म से होता है तो जन्म के उपरांत उसके शरीर में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विकास के अलग अलग क्रम होते हैं, विकास का अलग अलग सिद्धांत है। उनमें है विकास की क्रमबद्धता का या विकास की दिशा का सिद्धांत। उसमें दो प्रकार से विकास होता है मनुष्य का। एक तो होता है सिर से पैर की दिशा की ओर, है ना, सिर से लेकर के पैर की ओर पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है? नाभि से केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर, नाभि से लेकर के फिर शरीर के जो बाहरी भाग हैं वहाँ तक विकास की प्रक्रिया एक क्रम के अनुसार बढ़ती है, ठीक है। तो साइकी यानी कि मन, मोटर यानी कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर के बने हैं साइकोमोटर। बात समझ में आ गई? तो ये मनोसंचालित क्षेत्र होता है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी कहते हैं इसको। और ये तीसरा जो एच है ये स्टैंड करता है हैंड। हैंड का मतलब हो गया हाथ, यानी कि हमारे जो काम करने की क्षमता है वो इंडिकेट करता है मनोसंचालित क्षेत्र से। अब यहाँ पर देखिए, एक बच्चा जब सीखना शुरू करता है, जब वो हमारे समाज में आता है, समाज में आने के उपरांत उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। सीखने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है, जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों की सहायता से सीखता है, आँखों से देखता है, देखने के उपरांत धीरे धीरे वह लोगों को पहचानना शुरू करता है। उसके जो निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं वह उनको पहचानने लग जाता है ना। तो इन इंद्रियों की सहायता से वो सीखता है। फिर उसमें उसका मोटर डेवलपमेंट जुड़ता है, जिसको पियाजे ने कहा सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। ये पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की पहली अवस्था है, पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना रिसर्च किया, तो ब्लूम्स ने जो अपना रिसर्च किया, तो ब्लूम ने देखा कि एक तो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, दूसरा हमारा भावात्मक विकास भी होता है। हम लोग इमोशनली भी डेवलप होते हैं, अपने इमोशन को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं।
बचपन में कैसे होता था, अगर चॉकलेट छीन लिया तो रोने लग गए, है ना, ज़मीन में पैर पटक पटक के रो रहे हैं, पूरा धूल में लिपट लिपट के रो रहे हैं। कहते थे, वो क्या कहा जाता है, कि कहावत है ना, आसमान सिर पे उठा लेना। तो जब हम सभी छोटा थे, जब बचपन में थे, तो हमारे जो भाव थे वो खुल कर के अभिव्यक्त हो जाते थे, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती थी। अगर क्रोध आ गया तो क्रोध अभिव्यक्त हो गया, खुशी है तो खुशी अभिव्यक्त हो गई, गुस्सा है तो गुस्सा अभिव्यक्त, नफ़रत है तो नफ़रत, प्रेम है तो प्रेम। जो भाव बचपन में आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, वो एज इट इज़ अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या सीखते हैं, उसको कंट्रोल करना, है ना, कंट्रोल करना सीखते हैं। गुस्से को कंट्रोल करते हैं, खुशी को कंट्रोल करते हैं, प्रेम को भी कंट्रोल करते हैं, नफ़रत को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो भावात्मक क्षेत्र में भी विकास होता है। और तीसरा हमारा मनोसंचालित क्षेत्र है, साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है। साइकोमोटर डेवलपमेंट में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर दोनों के बीच समन्वय बनता है ना। हमें चलना है, हमें सीढ़ी से नीचे उतरना है, तो हमारा मस्तिष्क और हमारे पैर दोनों का समन्वय बनेगा, तभी हम सीढ़ी से अच्छे तरीके से नीचे उतर पाएंगे। अगर हम कुछ और सोच रहे हैं और सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हो सकता है कि सीढ़ी का स्टेप हम ज़्यादा फान जाएं, ज़्यादा कूद जाएं, और उस स्थिति में कभी कभी सीढ़ी से लोग गिर भी जाते हैं। तो जहाँ भी हमारा बैलेंस बिगड़ेगा तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ जो है गड़बड़ होगी। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, और इनका संबंध हमारे विकास से है, मानव विकास से है। तो ब्लूम ने ये क्लासिफिकेशन किया, आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन क्या है, और साइकोमोटर डोमेन क्या है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनके अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र है, ठीक है, नंबर 1 ज्ञानात्मक क्षेत्र है। और ज्ञानात्मक क्षेत्र में अलग अलग स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है, नॉलेज का है, ज्ञान का। और ज्ञान यहाँ पर वो वाला ज्ञान नहीं है जिसे हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि ज्ञान अंतिम साध्य है, लक्ष्य है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान लिखा हुआ है, ये मुख्य रूप से ब्लूम का अर्थ यहाँ पर ये है सूचना से, इन्फॉर्मेशन से। उनका ये जो नॉलेज उन्होंने लिखा है, तो भारतीय जो संस्कृति है या भारत का जो दर्शन शास्त्र है, तो यहाँ नॉलेज का अर्थ, ज्ञान का अर्थ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ज्ञान का सिंपल मतलब रखा गया है। ज्ञान का मतलब रखा गया है यहाँ पे सूचना से। जब भी हम लोग कुछ कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, बुक में हमने देखा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और उसे हमने याद कर लिया, ठीक है, तो एक सूचना हमें मिल गई, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, और उसे हमने क्या किया, रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया। तो ये जो हमारा ज्ञान है, यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये यही दर्शाता है कि हमने जब भी कहीं से कोई सूचना हासिल की और हमने उसे रिमेंबर कर लिया, तो हमारे पास वह सूचना अर्जित हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। और आप देखोगे कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो उसका सबसे पहला स्टेज, सबसे पहला जो चरण होता है वो ज्ञान का होता है। और अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो इसमें फैक्ट को रिमेंबर किया जाता है। इसका दूसरा स्टेज आता है अंडरस्टैंडिंग का, बोध का। अब जब हमारे पास ज्ञान आ गया, सूचना आ गई, ठीक है, ज्ञान यहाँ हम नहीं कहेंगे, सूचना कह करके चलेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझने वाली चीज़ है। अब हम भारत के दर्शन के अनुसार से ज्ञान अगर हम बोलेंगे तो आप कहिएगा कि सर ज्ञान का अर्थ तो बहुत व्यापक होता है, और सच में व्यापक होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ज्ञान का अर्थ वो भारत के दर्शन वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि भारत के दर्शन के अनुसार सूचना है, इन्फॉर्मेशन, जस्ट फैक्ट्स, रिमेंबरिंग ऑफ फैक्ट्स। तो जब हमने फैक्ट को रिमेंबर किया, अब हम उसको क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि साइंस के एक चैप्टर को ले लीजिए, एक फैक्ट है उसमें दहन और ज्वाला के चैप्टर में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है। ये एक फैक्ट हो गया, बच्चे ने याद कर लिया, अपने बोर्ड पे लिखा दिया, उसने याद कर लिया, उसके पास नॉलेज आ गई।
अब उसकी समझ बनाने के लिए आपने उसको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, तब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो समझ गया कि हाँ, जब मोमबत्ती को जलाने के बाद उसको फिर कांच के गिलास से या कांच के बर्तन से ढक दिया जाता है और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, तो फिर मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अब उसकी ये समझ बन गई। अब उसके बाद इसका अगला स्टेज आता है एप्लीकेशन। अब वह इसका अनुप्रयोग अपने लाइफ में कर सकता है। वह किसी ऐसे कमरे में अगर जाता है जहाँ पे खिड़की दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, और उस कमरे में अगर आग जला दी जाए, तो अगर उसने साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो वह हर संभव प्रयास करेगा कि कमरे में खिड़की दरवाजे कुछ तो खुले होने चाहिए, अन्यथा ऑक्सीजन की कमी होगी और जिस तरह से मोमबत्ती बुझ गई थी उस तरह से हमारा जीवन भी बुझ सकता है। और वह अपने लाइफ के ऊपर खतरा मोल नहीं लेगा, क्योंकि अब उसके पास एप्लीकेशन आ चुका है। इसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण में किसी भी चीज़ को छोटे छोटे खंड में तोड़ करके समझा जाता है। आपने मैथ पढ़ाया, बोर्ड मास पढ़ाया, तो आपने क्या किया, BODMAS सबको तोड़ तोड़ करके बच्चों को बताया, है ना, कि एक एक चीज़ का अर्थ समझ लो, अच्छे से समझ लो। वो क्या हो गया, वहाँ पर विश्लेषण हो गया। इसके ऊपर का जो स्टेज है वो है संश्लेषण। विश्लेषण करने के बाद हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा जो इम्पैक्ट बनता है, एक समेकित रूप में उसको सामने रखेंगे, प्रकट करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा संश्लेषण। इसके बाद आता है अंतिम इसका स्टेज है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। कि बच्चा अगर किसी चीज़ को सीखता है, वो उसकी समझ बनाता है, वह उसका अनुप्रयोग भी करता है, वह उसका विश्लेषण संश्लेषण सब कुछ कर लेता है। अब क्या वह उस चीज़ का मूल्यांकन करने में सक्षम है? क्या उसके बारे में किसी तरह का नीतिगत निर्णय लेने के बारे में वह सक्षम हो पाया है? तो ये उसका इवैल्यूएशन दिखाता है। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, नीचे क्रम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे उच्चतम स्तर होता है वो ऊपर वाला होता है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, मूल्यांकन जो है वह ज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे ऊपर का सर्वोच्च स्तर है, और सबसे नीचे का स्तर जो है वो नॉलेज है, और हमारे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स। ठीक है, अब दूसरा एक डोमेन है भावात्मक क्षेत्र का, अफेक्टिव डोमेन। अब इसमें देखिए कौन कौन से स्टेज हैं। सबसे पहला है आग्रहण, रिसीविंग, है ना। जब हम अपने समाज में आते हैं एक छोटे बच्चे के रूप में, तो हम भावनाओं को आग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है, और हम सीखते हैं। तो हमारा जो सीखना है वो एक तरह से रिसेप्टिंग है, रिसेप्टर, रिसीविंग, उसको आग्रहण कहते हैं। और आग्रहण जब होती है, इसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। वही घटना जब हमारे साथ घटित होती है तो हम अपनी प्रतिक्रिया जो अभिव्यक्त करते हैं उसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। इसके बाद अनुमूल्यन है। अनुमूल्यन का मतलब वैल्यूइंग, किसी भी भाव का क्या मूल्य है। अब जैसे कि बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को कोई चीज़ लेनी है, कोई खिलौना उसे पसंद आ गया, तो वो मम्मी के पास जाता है, सबसे पहले मम्मी के पास जाएगा। पापा के पास कम ही बच्चे आते हैं, ज़्यादातर मम्मी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका वैल्यू कौन मुझे दे सकता है। पापा के पास जाएंगे, डांट के भगा देंगे, अरे हट, क्या तुम खिलौना लोगे, टूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उसको पता है कि पापा के नज़र में इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो ये अनुमूल्यन से आ जाता है। इसके ऊपर का स्टेज हमारा है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। अलग अलग तरह के इमोशंस का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में कह सकते हैं, है ना। तो हमारी जो भावनाएं एक तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं,
उनका धीरे धीरे विकास होता है। उच्च स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को संगठित करना शुरू करते हैं। और इसके बाद आता है स्वाभाविकरण, कैरेक्टराइजेशन। स्वाभाविकरण जो है वो भावात्मक क्षेत्र की सबसे सर्वोच्च स्तर है, इसका सर्वोच्च स्तर है भावनात्मक क्षेत्र का, ठीक है। अब इसके बाद है मनोसंचालात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, कहिए इसको, मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी कह सकते हैं, तीसरा। और इसका भी अलग अलग स्टेज है। सबसे पहला है प्रतिरूपता, इमिटेशन। दूसरा है कार्य साधन या हस्त कौशल, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। इसके बाद है परिशुद्धता, इसके बाद स्पष्ट अभिव्यक्ति, और इसके बाद है प्रकृतिकरण। अब देखिए मनोसंचालात्मक क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में जब इसकी बात आई है तो एक यहाँ पे पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में कहते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल, और फाइन मोटर स्किल्स को कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जैसे कि आप बच्चे को देखते हो कूदना वो शुरू करते हैं और कूदने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लगातार प्रयास करने के बाद तैरना शुरू करते हैं, तैरने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, पेड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये उनका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास हो रहा है। जब हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो रहा है। बड़े बड़े काम हम लोग जब कर रहे हैं, दौड़ना है, पेड़ पर चढ़ना है, कूदना है, उछलना है, आपका स्विमिंग करना है, ठीक है, तैरना है, तो इस तरह के जो कार्य हैं वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलने का भी मौका देते हैं ताकि उनका ग्रॉस डेवलपमेंट हो। और इसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। फाइन में आता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसमें लिखना, राइटिंग स्किल, कलरिंग करना, ठीक है, छोटे छोटे कलर्स बनाना, ड्राइंग में देखते हैं बच्चे का मस्तिष्क और हाथ, हैंड का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक से अधिक इंद्रियां जो है, एक नहीं बल्कि दो से अधिक इंद्रियां एक साथ जब वर्क करती हैं और एकदम बारीक स्तर पे वर्क करती हैं। एक तो हमारा हेड का कॉम्बिनेशन हो गया, आई का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद हमारे उंगलियों का कॉम्बिनेशन, हाथ नहीं उंगलियां, लिखते हैं तो उंगलियों का कॉम्बिनेशन है ना। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उसका फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अब हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आ गया कि बच्चों का फाइन मोटर स्किल भी अच्छे से डेवलप होना चाहिए। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आया, इसमें कला समेकित अधिगम हो गया। अब हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में भी बच्चे जो है वो कार्टून का बॉक्स बना करके ला रहे हैं, क्यूब बना के ला रहे हैं, स्क्वायर बना के ला रहे हैं, रेक्टेंगल बना के ला रहे हैं, ताकि उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो। आप आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, उसमें संगीत आ जाता है, नृत्य आ जाता है ना। तो ये सारे जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सुई में धागा पिरोना है, एकदम महीन काम है, बारीक काम है, तो वो हमारा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र हैं और इनके अलग अलग स्तर हैं। और इनका जो स्तर होता है वो सरल से लेकर के जटिल की ओर इस तरह से आगे बढ़ता है। नीचे सरलतम स्तर है, ऊपर जटिलतम स्तर है। यहाँ पर आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंक्लूड होता है। बढ़ेंगे आगे हम लोग। अब देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर और आगे रिसर्च हुआ। ब्लूम्स के साथ काम करने वाले थे क्रेथवॉल, और क्रेथवॉल ने आगे उनके ऊपर और ज़्यादा उस थ्योरी के ऊपर और ज़्यादा काम किया, और इनके एक सहयोगी हुए एंडरसन। तो एंडरसन और क्रेथवॉल इन दोनों ने मिलकर के 2001 में शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, ठीक है। इसको कहते हैं एंडरसन एंड क्रेथवॉल्स टैक्सोनॉमी 2001। तो इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ही इम्प्रोवाइज़ किया और उसको और ज़्यादा सुधारा क्या, एक तरीके से इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी
और वो मेनली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही बेस्ड था। इन्होंने कहा कि ज्ञान के मुख्य रूप से 4 आयाम हैं, ठीक है। एंडरसन एवं क्रथवोल के अनुसार से ज्ञान के मुख्य रूप से 4 आयाम हैं। पहला है तथ्यात्मक ज्ञान, जिसको फैक्चुअल नॉलेज इन्होंने कहा। ब्लूम्स ने पहले स्टेज को कहा था नॉलेज। इन्होंने कहा कि नहीं, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान। और इन्होंने स्पष्ट किया, एक तरह से स्पष्ट किया कि ये जो नॉलेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज आपने कहा, लेकिन ये नॉलेज नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज है। एक ऐसा नॉलेज है तो तथ्यों का ज्ञान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, किताबों से याद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तथ्य याद कर रहे हैं। किसी ने कुछ बता दिया, हमने उसे सुना और उसे याद किया, वो क्या है, वो हमारा फैक्चुअल नॉलेज है। इसके बाद होता है संकल्पनात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज। फैक्ट के बाद आता है कंसेप्ट, ठीक है। जब आपने किसी फैक्ट को समझने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपने रिसीव कर लिया। इसके बाद आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, जिसको कहा गया प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर कर पाते हो आप या नहीं, आपने जो कुछ सीखा उसका इम्प्लीमेंट कर पाते हो या फिर नहीं। और इसका चौथा स्तर है प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान, जिसको कहा गया मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। और ये ज्ञान का सबसे उच्च स्तर होता है, जो भारतीय दर्शन के अनुसार भी सही है। तो ये जो वर्गीकरण हुआ ये एंडरसन एवं क्रथवोल के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण हुआ, ये हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार भी सही है ना। कि यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो हमारे लिए तथ्य होता है, और जब हम उस तथ्य के ऊपर अपनी समझ बनाते हैं तो वो हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान हो जाता है। संप्रत्यय का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमने सीखा है वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं, तभी सिखा सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट खुद का क्लियर होगा, है ना। और इसके बाद आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो हमने सीखा है हम उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं, ये आता है हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान के अनुसार से। और इसके बाद आता है प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान, जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, फिर उसका समालोचनात्मक अध्ययन करते हैं, उसके संबंध में निर्णय लेना सीखते हैं कि कब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के तहत आता है। इसके बाद गैगने एवं ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। गैगने एंड ब्रिग्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसको। ये 1996 में ही आया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। जितना सबसे ज़्यादा ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी फेमस है, उसके बाद एंडरसन एंड क्रथवोल्स टैक्सोनॉमी फेमस है, ठीक है। ये दो ही मेन हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और आपका एंडरसन एवं क्रथवोल का जो वर्गीकरण है, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो है वैसे ही समझ बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी अपना वर्क किया और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, तो इनकी टैक्सोनॉमी को भी स्थान दिया गया है, इसको समझ लेना चाहिए। तो देखिए गैगने एवं ब्रिग्स ने क्या कहा, इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो इस अनुसार से सबसे पहला वर्गीकरण इनका था बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल का। दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। और तीसरा है मौखिक सूचना, ओरल इन्फॉर्मेशन। और चौथा संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मोटर स्किल। एक तरह से उन्हीं सब चीज़ों को एक तरह से कह सकते हो कि नाम बदल करके, है ना, थोड़ा बहुत चेंज करके इन्होंने अपना अलग सिद्धांत दे दिया। और अंतिम जो है वो है मनोदृष्टि, एटीट्यूड, जिसको कहते हैं एटीट्यूड आ जाता है। तो ये उनकी भाषा में वो सही हो सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार से देखें तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसके बाद आते हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र के ऊपर। शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग याद रखेंगे, और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है सरल से जटिल की ओर, और इसको समझने के लिए हमें अपने टीचिंग अप्रोच पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आसान चीज़ें बच्चों को बताते हैं, उसके बाद कठिन चीज़ें बताते हैं।
तो इसीलिए कहा गया सरल से जटिल की ओर, है ना। पहले आसान चीज़ सीखो, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने क्वेश्चन का लेवल भी आगे बढ़ाएंगे। तो सरल से जटिल की ओर, आपने देखा होगा मोबाइल में गेम आता है तो पहला जो लेवल होता है बहुत ईजी होता है, छोटा बच्चा भी उसको खेल के निकल जाता है, और जैसे जैसे वो लेवल आगे बढ़ता है वो टफ होता जाता है। तो हर जगह ये सिद्धांत फॉलो होता है, ना केवल टीचिंग में ही बल्कि हर एक फील्ड में ये फॉलो होता है। तो सरल से जटिल की ओर ये शिक्षण सूत्र है, कारक शिक्षण सूत्र मैक्सिम्स है, मैक्सिम ऑफ टीचिंग है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम लोग पहले अगर इसका ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, गणित में होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो चीज़ें बच्चे जानते हैं उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर जो नहीं जानते उसके बारे में बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जो नहीं जान रहे बच्चे उसके बारे में समझाना शुरू कर दें, उनके मन में कोई थॉट ही नहीं बन पा रहा है और हम जो बताना चाह रहे हैं वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो वो जानते हैं उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जो नहीं जानते हैं उनके बारे में बताना शुरू करेंगे। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अपने मैथ में इसका प्रयोग ज़रूर किया होगा। FLN किट इसीलिए दिया गया है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलने के लिए ही, है ना। बच्चों को आप मुद्रा सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा FLN किट में आया है डुप्लीकेट वो नोट है, सिक्के हैं, ताकि बच्चे उसे मूर्त रूप में देख सकें, है ना। वैसे तो कहा गया है कि आपके पास अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल से ज़्यादा समझ में आएगा, वो अच्छे से समझेंगे, लेकिन नहीं है तो FLN किट में वो भी दिया गया है ना। बहुत सारी चीज़ें दी गई FLN किट के माध्यम से आप सिखा सकते हो। मूर्त से अमूर्त की ओर चलने के लिए गिनती सिखाना है तो गिनती सिखाने के लिए आपका काउंटिंग स्टिक दिया हुआ है, क्यूब्स दिया हुआ है, सॉर्टिंग रिंग्स दिए हुए हैं जिससे आप डिवीज़न सिखा सकते हो, है ना। एबेकस दिया है जिससे प्लेस वैल्यू सिखा सकते हो, एडिशन सिखा सकते हो, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें गणित की सिखाई जा सकती हैं FLN के माध्यम से। तो यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर इसी थ्योरी के ऊपर वो बेस्ड है। चौथा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित चीज़ों से हम निश्चित की ओर चलेंगे, ठीक है। इनडिफिनिट से डिफिनिट की ओर चलेंगे। इसके बाद है विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। और आप बता सकते हैं कि हम किस मेथड में इसका उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रा सा इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल चलते हैं। इसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं फिर उसको जोड़ते हैं, इसको कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। होल टू पार्ट्स किसमें हम लोग करते हैं, डिडक्टिव मेथड आप लोगों ने देखा होगा, है ना। निगमनात्मक विधि, तो निगमनात्मक विधि में क्या करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर भी चलते हैं। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर इसके बाद है। इसके बाद इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। तो दीज आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की ओर, शिक्षण के सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहला प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये सबसे पहला सिद्धांत है और इसलिए ये पहला स्थान पर है क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों को या जो लर्नर्स हैं उन्हें मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो सीखने के प्रति कम ललायित रहेंगे, है ना। जो उनकी इच्छा है अगर वो सीखने की ओर नहीं है, आपने क्लास में एंट्री की और बच्चे की इच्छा है कि वो खेलने के लिए जाए तो फिर आपको मोटिवेटेड करना पड़ेगा उन्हें। और अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर वो उनका जो मन है वो उनके खेल की तरफ जुड़ा रहेगा और वो सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रेरणा का सिद्धांत ये पहला सिद्धांत होता है। और प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक अंतः अभिप्रेरणा होती है। अगर कोई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है या कोई भी लर्नर अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो वह स्वयं से सीखेगा, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको पढ़ना है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से सुबह में उठ जाएंगे पढ़ने के लिए या खुद ब खुद अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। आप अगर घर में पढ़े लिखे हो तो आपसे आकर के वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। उनको पता है कि हमें सीखना है और सीखने के लिए जब भी
किसी भी प्रकार की परेशानी में वो पड़ते हैं तो अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने टीचर्स के पास जाते हैं और वो अपनी परेशानी को, अपने प्रॉब्लम को किसी न किसी तरह से वो उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स हो जाते हैं, है ना। और दूसरा हो जाता है जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है कि बाहर से अभिप्रेरित किया जाता है। अगर कोई बच्चा या कोई लर्नर है जो सीखने के प्रति रुचि नहीं रखता है तो फिर उसको बाह्य अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ जाती है। और बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार की कहानी सुनाते हैं, कोई महापुरुष की जीवनी सुनाते हैं ताकि वो अभिप्रेरित हो सके। और बाह्य अभिप्रेरणा का एक दूसरा रूप भी है जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, डांट फटकार और अंत में पिटाई, मरम्मत की जाती है बच्चों की। इसके बाद दूसरा है गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में आता है आपका कि अलग अलग तरह की गतिविधि करवा करके सिखाइए। बच्चा अगर एक तरह से नहीं सीख रहा है ना तो उसे दूसरी गतिविधि के माध्यम से सिखाइए। दूसरे से नहीं सीख रहा है तो वो उसके लिए फिर कोई और एक्टिविटी सोच करके लाइए ताकि वो अच्छे से सीखे। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत कहता है कि बच्चे की रुचि जिसमें होगी वह उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। और इसी के अकॉर्डिंग NEP 2020 ने भी इसके ऊपर काम किया है। और आगे जो इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो रहे हैं तो उसमें रुचि का सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा, क्योंकि जिस बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि है उसको उसी वोकेशनल कोर्स से जोड़ा जाएगा, है ना। कि भाई तुमको अगर इंजीनियर बनना है तो तुम इंजीनियरिंग सीखो, कंप्यूटर साइंस सीखना है तो कंप्यूटर में चले जाओ, कंप्यूटर क्लास में चले जाओ, है ना। अगर कोई कलाकारी सीखना चाहता है, आर्ट सीखना चाहता है तो आर्ट में चले जाओ। अगर कोई कताई बुनाई का काम सीखना चाहता है तो उसमें चले जाओ, है ना। तो देयर आर मेनी फील्ड्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश जो है वो क्लास 6 से की जा रही है। तो अब देखिए कहाँ तक सफल होता है। ये तो आने वाले टाइम पर इम्प्लीमेंट तो हमें लोगों को करना है ना। तो इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। आगे है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं या बच्चे को सिखा रहे हैं तो उनके जीवन में उसका क्या महत्व है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न जो है अधूरा रह जाता है, इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री सीखी, अब उसका हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूज है। बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं तो हमें वहाँ बताना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हर एक कदम पर जब भी हम लोग चलते हैं, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं या सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री काम में आता है। जब भी हम देखते हैं किसी भी बिल्डिंग को, किसी सड़क पर जाते समय किसी पुल को देखते हैं, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री काम कर रहा है। और जितने भी इंजीनियर्स हैं जो इस पुल को बना रहे हैं, सड़क को बना रहे हैं, वो ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग ही वो सारा कुछ उसका क्राइटेरिया बनता है। तो उनको इस तरह से समझाना है, तब फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो जगेगा उसमें। आप सिखाओगे उन्हें कि ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से आप ज़मीन पर खड़े खड़े ताड़ जैसे ऊंचे पेड़ की लंबाई नाप सकते हो, मोबाइल टावर की ऊंचाई माप सकते हो ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से, और आसानी से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप उसको सिखाओगे कि ये जीवन के साथ हमारे जुड़ा हुआ है तो उनके स्पष्ट है कि वो उसमें रुचि लेंगे। इसीलिए इसको शिक्षण के सिद्धांत में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक डेफिनिट गोल होना चाहिए। उस गोल को अगर हम अपने मस्तिष्क में बैठा लें और फिर उसके लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उन टारगेट को समय पर अचीव करें तो हमारा बड़ा टारगेट जो है वो भी अचीव हो जाएगा। तो ये सारा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम के तहत काम करता है। अच्छा, इसके बाद है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बीच होते हैं, जितने भी बच्चे हैं सबकी IQ अलग है ना। यानी धरती पर जितने भी लोग हैं सबकी IQ अलग है, समझने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग है। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो ये समझने की चीज़ है ना। इसको पहचानने का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत है ये। और ये
लर्नर से ज़्यादा एक टीचर के लिए ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि टीचर इरिटेट हो जाते हैं, कोई इजी सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बच्चों को बता रहे हैं, कुछ बच्चे सीख गए और कुछ बच्चे जो है 2-3 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो बार बार सिखाने के बावजूद भी वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होकर के क्या करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, पीट भी देते हैं। तो ये वहाँ पर उनको समझना होगा कि व्यक्तिगत वहाँ पे डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और बच्चे अलग अलग होते हैं। हर एक बच्चे, उनकी IQ अलग होती है, उनके सीखने की क्षमता अलग होती है। हो सकता है कि हम जिस मेथड से उसको सिखा रहे हैं दूसरे बच्चे तो कैच कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ पार्टिकुलर बच्चे हैं ये कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे करना ये होगा कि हमें अपने मेथड में, हम अपने अप्रोच में वहाँ चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटी को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मूर्त रूप में उसको समझा सकते हैं। इसके बाद है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आपने देखा होगा कि हम अपने विद्यालय में बहुत तरह के प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं कि अमुक अमुक बच्चा या अमुक अमुक बच्ची जो है वह राष्ट्रीय गीत में पार्टिसिपेट करेगी। हर कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी तरह से डांस प्रोग्राम है तो कोई ख़ास बच्चा है या कोई ख़ास बच्ची है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। हम लोग सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे, चयन का सिद्धांत। या हमें क्या पढ़ाना है, और जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, किसी टॉपिक को क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हम अपने TLM को सिलेक्ट करके जाते हैं, है ना। उस सिलेबस से रिलेटेड जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस सिलेबस से, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोच करके जाते हैं। हो सकता है कि हमारा TLM एक स्टोरी हो सकता है कि हमारा TLM एक पोयम हो सकता है कि हमारा TLM एक किसी प्रकार का मॉडल हो, कोई मानचित्र हो, ग्लोब हो। वो क्या है, चयन का सिद्धांत है। वो हमें सिखाता है कि हम किसी टॉपिक को समझाने के लिए किसी चीज़ का चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है योजना का सिद्धांत, प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये सही स्पेलिंग है। बहुत सा जगह आपको थोड़ा थोड़ा मिस्टेक देखने को मिल सकता है, इसके लिए सॉरी। चूँकि बहुत तेज़ी में काम हो रहा है तो गलतियाँ रह जाती हैं कहीं कहीं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, योजना का सिद्धांत। हम अपने स्कूल में देखते हैं कि हमारा वार्षिक कैलेंडर आता है ना, मासिक कैलेंडर आता है। हम लोग अपना यूनिट प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। एक यूनिट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। एक यूनिट को हम लोग कम से कम 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 10 दिन का वो लेसन प्लान बनता है। तो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत काम करता है ना। इसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। ये भी हमारे लेसन प्लानिंग का ही हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक यूनिट हमें पढ़ाना है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटते हैं, तो वहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं, बांटने का सिद्धांत करते हैं, ताकि हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से बच्चों को समझा सकें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको जाकर के एक ही क्लास में 40 मिनट में ही ख़त्म कर दिए, तो कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अधिकांश के सिर के ऊपर से चला गया। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है, ताकि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समझाइए बच्चों को। इसीलिए 40 मिनट की घंटी दी जाती है, क्योंकि बच्चे एक बार कंसंट्रेट करने की उनकी जो अधिकतम माइंड की कैपेबिलिटी होती है वो 30 से 40 मिनट की होती है। तो 40 मिनट के क्लासेस इसीलिए होते हैं। इसके बाद है संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। संशोधन होते रहता है, हम अपनी टीचिंग में बहुत बार संशोधन करते रहते हैं। आप कोई मेथड सोच के जाइए कि इस मेथड से हम पढ़ाएंगे, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, हो सकता है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको वह मेथड समझ में नहीं आया, तो आप उसमें संशोधन कीजिएगा, कोई और एक्टिविटी उसमें जोड़िएगा, है ना। तो ये संशोधन का सिद्धांत हमेशा चलते रहता है। हमारी शिक्षा नीति से लेकर के एक शिक्षक के पढ़ाने के तरीके तक में संशोधन होता है। इसके बाद है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। हम सभी शिक्षक इसको बार बार करते हैं, सृजन करते हैं और फिर उसका पुनः सृजन करते हैं, है ना। हमारे क्लासेस में, हमारे स्कूल में साल दर साल बच्चे आते हैं, वह जो सिलेबस हमारा है
वो हमारे लिए रिपीट हो रहा है। हमने कुछ बच्चों के लिए क्रिएट किया और वो हमारे लिए खुद क्या हो गया, रिक्रिएट हुआ, है ना। एक क्लास को हमने पढ़ाया और वो क्लास सेशन ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ गया। अब उस क्लास में जो नए बच्चे आए उनके लिए हमें क्रिएट करना है, उनके लिए वो क्रिएशन हो जाएगा और हमारे लिए वो रिक्रिएशन हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक हमारे लिए बार बार जब उसको रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए रिक्रिएशन हो जाता है ना। रिक्रिएट करते हैं, क्रिएट और रिक्रिएशन हमेशा चलते रहता है। जब भी आप किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाने जाओगे तो ये क्रिएशन और रिक्रिएशन वाला प्रिंसिपल वहाँ पे काम करता है। और इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके तहत हम सभी को पता है कि हमें स्कूल में कैसे व्यवहार करना है। समावेशी शिक्षा के तहत इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है कि विद्यालय में सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों या किसी भी तरह के बच्चे हों, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या सामान्य वर्ग के बच्चे हों, ठीक है। CWSN का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसको हम लोग दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं। तो इन सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही विद्यालय परिवेश में, एक ही कक्षा के माहौल में समेकित रूप से पढ़ाना है और लोकतांत्रिक व्यवहार के साथ पढ़ाना है ताकि सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान मौके मिले। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का थ्योरी यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहेंगे हमारे साथ और हमसे जुड़ने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि पर्सनल नंबर पे कॉल या मैसेजेस ना करें। जो भी सूचनाएं होंगी वो धीरे धीरे आप लोगों को प्रेषित कर दी जाएंगी और जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।